Hello and welcome students. It's the subject of computer architecture and it's week 11 and I am here your instructor Mohsin Khan. So last time हमने क्या पढ़ा था? Last time हमने कैशे मेमोरी पढ़ा था और उसमें जो मैपिंग के टेक्निक्स है वो हमने स्टडी किए थे. So अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं. So today we are going to discuss internal memory. So what's actually an internal memory? Internal memory as the name suggests कि ऐसी मेमोरी होती है कि जो कि हमारे पास कंप्यूटर के इनसाइड होती है, लाइक एक्सटर्नल या आउटसाइड नहीं होती. जिस तरह अगर हम USB कंसिडर कर ले तो वो इंटरनल मेमोरी नहीं है बल्कि एक्सटर्नल मेमोरी है. अगर हम कंसिडर कर लें कोई CD वगैरह अगर कंसिडर कर ले या इसी तरह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कंसिडर कर ले, सो दैट इज़ नॉट एन इंटरनल मेमोरी. और ये जो इंटरनल मेमोरी होती है ये एक्चुअली हमारे पास मदरबोर्ड पे ही रहती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. सो इस चैप्टर में हम इंटरनल मेमोरी पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. So in this chapter we will study the internal memory of computer and its types. Memory contains data and instructions upon which the processor works. अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. तो हमने स्टार्ट में एक आर्किटेक्चर पढ़ा था, वेन न्यूमैन आर्किटेक्चर. तो उसी आर्किटेक्चर की बेस पे आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं वही डिज़ाइन हुई है कि हमारे पास प्रोसेसर के साथ मेमोरी भी इंटरफेस्ड होगी कि वहाँ पे टेम्पररीली डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेव हों ताकि प्रोसेसर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस और डेटा फेच कर ले और उसको प्रोसेस कर ले. सो मेमोरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है या इसलिए है कि वहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस किस के फॉर्म में होते हैं, विंडोज़ के फॉर्म में होते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो एप्लीकेशंस है वो भी कंटेन करती हैं इंस्ट्रक्शंस. सो इंटरनल मेमोरी की ये इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोसेसर ने क्या करना होता है, डेटा को प्रोसेस करना होता है और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे होते हैं, वो मेमोरी में होते हैं. It includes RAM and ROM, and RAM has two main types. That is dynamic RAM, which short form is DRAM, and SRAM, which stands for static RAM, while RAM stands for random access memory. ये थोड़ी देर बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे. RAM को भी पढ़ेंगे और DRAM को भी पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अर्लियर सिस्टम्स या अर्लियर कंप्यूटर्स जो थे उसमें मेन मेमोरी जो है वो किस फॉर्म में होता था और डोनट शेप होता था और उसका जो मटेरियल होता था वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप. और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता था, कोर कहा जाता था. Due to this reason, main memory were often referred to as core. इसका मतलब ये है कि पहले जो मेमोरीज हुआ करती थी वो डोनट शेप की फॉर्म में हुआ करती थी और उसका जो मटेरियल था वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था. सो उसको कौन सा नाम दिया गया, कोर का नाम दिया गया. सो मेमोरी या रैम के आने से पहले प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी इंटरफेस हुआ करती थी उसको कोर कहा जाता था. विद द एडवेंट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टाइम के साथ जो हर एक फील्ड में इंजीनियरिंग में या इसी तरह IT में या जो फैब्रिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में एडवांसमेंट आ गई, इम्प्रूवमेंट आती गई, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है वो भी इम्प्रूव हो गया. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. सो मैग्नेटिक कोर मेमोरी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर चिप्स. तो उसी मेमोरी को जिसको कोर का नाम दिया गया था उसको रिप्लेस किया गया किस चीज़ पे, सेमीकंडक्टर चिप्स पे. तो इसका मतलब ये है कि चिप्स इंट्रोड्यूस हो गई. चिप्स मीन्स क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया गया इन अ स्मॉल एरिया और उसको फिर क्या नाम दिया गया, सेमीकंडक्टर
चिप्स, क्योंकि वो बनी कौन सी मटेरियल से थी, सेमीकंडक्टर मटेरियल से थी। उसके बाद जो मेमोरीज कंप्यूटर्स में यूज़ होना स्टार्ट हो गई तो वो एक्चुअली क्या थी, सेमीकंडक्टर चिप्स ही थी। अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है मेमोरी की, तो मेमोरी का जो बेसिक कंपोनेंट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेमोरी सेल। इट मीन्स कि मेमोरी सेल इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड ऑल मेमोरी सेल्स एग्जिबिट सर्टन सिमिलर प्रॉपर्टीज इवन देयर टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि मेमोरी या मेमोरी जो सी भी टेक्नोलॉजी से बनी हो, चाहे वो मॉस से बनी हो, चाहे वो बीजेटी से बनी हो, चाहे वो कौन से चिप से बनी हो, लेकिन उसमें 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सब में से कॉमन हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सो वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। दे हैव 2 स्टेबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि मेमोरी का सेल चाहे जौन से भी टेक्नोलॉजी से बनी हो, लेकिन उसके 2 ही मेन स्टेबल स्टेट्स होंगी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी 1 पे और बाइनरी 0 पे। और ये हम स्टार्ट से ही स्टडी करते आ रहे हैं इंजीनियरिंग में कि हमारे पास जो बाइनरी के स्टेट्स हैं वो 2 है। उन 2 स्टेट्स को किस चीज़ पे डिनोट किया जाता है, 1 एंड 0 पे, या डिनोट किया जाता है ट्रू एंड फॉल्स पे डिनोट किया जाता है। एंड those memory cells are capable of being written into to set the state। इसका मतलब ये है कि मेमोरी सेल की कैपेबिलिटी हो कि उस पे हम डेटा को राइट कर सकें। इसका मतलब है कि उसका जो स्टेट है उसको हम सेट कर सकें, कि उस पे हम डेटा राइट कर सकें, या 1 राइट कर सकें या 0 राइट कर सकें। और तीसरी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि द मेमोरी सेल must be capable of being read to sense the state। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी सेल है उसको हम रीड भी कर सके और साथ में हम उसको उस डेटा को या उसी स्टेट को फिर हम सेंस भी कर सके। इट मीन्स के टू सेंस द स्टेट ऑफ अ memory cell is called reading, while to put some data into to set the state of a memory cell is called write। और and I am sure कि you guys must know the write operation and the read operation, क्योंकि इन ये जो टर्म्स है ये हम इसमें भी पढ़ के आ रहे हैं, और जो माइक्रो प्रोसेसर का जो सब्जेक्ट था उसमें भी मैंने आप लोगों को टीच किया था कि व्हाट्स एक्चुअली राइट ऑपरेशन एंड व्हाट्स एक्चुअली रीड ऑपरेशन। इन 2 टर्म्स में आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। Memory cell, the operation of a memory cell is depicted in the figure below। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक फिगर है जो कि एक्चुअली क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो क्या शो कर रहा है, एक मेमोरी सेल शो कर रहा है। अब यहाँ पे है कि हमारे पास जो मेमोरी सेल है उसमें 3 मेन टर्मिनल्स हैं दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं उन 3 टर्मिनल्स को और उन 3 टर्मिनल्स के की फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो टर्मिनल है उसको कहते हैं सेलेक्ट टर्मिनल। एक्चुअली एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ सेलेक्ट टर्मिनल, इट एक्चुअली सेलेक्ट्स अ सेल फॉर राइट और रीड ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि मेमोरी में हमारे पास बहुत सारे मेमोरी सेल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है और इसमें ये मेमोरी सेल्स हैं। ठीक है, जिस तरह एक दीवार में अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह मेमोरी में जो अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है मेमोरी सेल्स। तो अगर प्रोसेसर ने किसी जगह पे डेटा रीड करनी है या राइट करनी है, तो सबसे पहले अगर इस मेमोरी सेल को एड्रेस करना है, यहाँ से डेटा लेना है या यहाँ पे डेटा राइट करना है, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पे हम डेटा राइट करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इट मीन्स के हमारे पास मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें हमने क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो उसके लिए जो टर्मिनल यूज़ होता है उसको कहते हैं सेलेक्ट टर्मिनल, एंड द अदर वन इज़ कंट्रोल टर्मिनल। एक्चुअली कंट्रोल टर्मिनल क्या करता है
कंट्रोल टर्मिनल ये ऑपरेशन कंट्रोल करता है कि अब मेमोरी सेल में डेटा राइट होगा या यहाँ से डेटा रीड होगा, तो एक्चुअली कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल टर्मिनल। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये कंट्रोल टर्मिनल ये हमने बसेस में भी स्टडी किया था। एक होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस, एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि या तो डेटा रीड होगा या तो डेटा राइट होगा। सो वो कौन डिसाइड करेगा? वो कंट्रोल टर्मिनल डिसाइड करेगा। एंड द थर्ड टर्मिनल, उसका जो फंक्शन है वो बिटवीन टू स्टेट्स वेरी करता है। किस तरह वेरी करता है? क्योंकि हमारे पास या तो राइट ऑपरेशन होगा या तो रीड ऑपरेशन होगा। तो जब राइट ऑपरेशन होगा तो वो टर्मिनल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? वो एक्चुअली क्या परफॉर्म करेगा? वो एक्चुअली मेमोरी सेल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि वो मेमोरी सेल सेट हो जाए, या 1 हो जाए या 0 हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो टर्मिनल कनेक्टेड है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, तो उसके थ्रू या तो ये सेट होगा या रीसेट होगा, या 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 स्टेट अब सेट है। ठीक है, लॉजिक 1 है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इस 1 को रीड करना है। पहले तो राइट का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने इसी स्टेट को रीड करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्मिनल होगा जो थर्ड वन टर्मिनल है। सो अब हम इस स्टेट को इस थर्ड टर्मिनल के थ्रू रीड करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड टर्मिनल है इसका फंक्शन जो है वो राइट में अलग होगा और रीड में अलग होगा। तो जब रीड होगा तो ये इसके थ्रू प्रोसेसर सेंस करेगा कि यहाँ पे 1 है या वहाँ पे 0 है। That's why I have written here when operation is reading, this third terminal is used for output of the cell's state। के यहाँ से एक्चुअली आउटपुट ये जनरेट करेगा कि यहाँ पे 1 है या 0 है। So this is actually the memory cell operation। जिस तरह मैंने कहा कि 3 वो होंगे, 3 टर्मिनल्स हैं, सेलेक्ट है, कंट्रोल है एंड डेटा है। तो जब राइट ऑपरेशन होगा तो डेटा सेल की तरफ आएगा, तभी इस एरो का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है। कंट्रोल मींस के यही टर्मिनल इसको सेट करेगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन के लिए या राइट ऑपरेशन के लिए। इसी तरह इसी के थ्रू सिलेक्शन होगी। तो ये दो जो एरोज है वो इनसाइड है और ये भी इनसाइड है, लेकिन यहाँ इसके केस में ये दोनों तो सेम है लेकिन ये आउटसाइड है, क्योंकि इस टर्मिनल के थ्रू प्रोसेसर सेंस करेगा, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस पिन के थ्रू ये जो मेमोरी सेल है ये प्रोसेसर को आउटपुट देगा। सो दिस इज एक्चुअली दैट third terminal which I have discussed के it has different function in reading and writing। यहाँ पे inside है, यहाँ पे electrical signal provide करता है या data provide करता है, और reading operation में यहाँ पे ये output देता है। So these are actually the 3 terminals of memory cell। अब ये तो we have discussed the basic structure of a memory cell। Now we are going to discuss semiconductor memory types, क्योंकि हमारे पास memory की different types है। and the first and foremost one is random access memory, ROM, and और फिर ये जो types है ये basically ROM के types है। programmable ROM, erasable programmable ROM, electrically erasable programmable ROM and flash memory। so ये जो सारी है ना ये एक्चुअली हमारे पास रोम की टाइप्स हैं, और रोम हम आगे पढ़ेंगे। रोम एक्चुअली एक ऐसा मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें हम डेटा राइट नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट टाइप है ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब इसमें आप लोग सिर्फ ये स्टडी कर लें कि इसमें ये वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है।
ये रीड राइट ऑपरेशन करता है और ये सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन करता है, ये भी रीड मोस्टली मेमोरी है। और इसका इरेजर मीन्स के यहाँ पे डेटा किस तरह हम यहाँ से डेटा किस तरह हम इरेज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली ही इरेज कर सकते हैं, या इसका ये तो राइट मैकेनिज्म है और ये इन प्लेस इलेक्ट्रिकली वर्ल्ड लेवल, ये इसका मतलब ये है कि इरेज डेटा हम किस तरह करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स। लेकिन मेन कौन कौन सी है, रैम है और रोम है। रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। रैम जो है वो रीड एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। सो नाउ इट्स द टॉपिक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले तो इस टर्म की जो मीनिंग है उसको डिस्कस करते हैं। रैंडम मीन्स के हमारे पास जो मेमोरी में डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कहीं से भी डेटा पिक कर सकता है, फिच कर सकता है, और कहीं पे भी डेटा राइट कर सकता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि हमने इसी सब्जेक्ट में स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, तो हम सीक्वेंस में इससे डेटा वो रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से डेटा रीड करना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, और लास्ट में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो और इसके अगेंस्ट जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो अगर हमारा डेटा यहाँ पे है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, इन डिफरेंट लोकेशंस की एड्रेस, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एड्रेस बस प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारे पास किस चीज़ से बनी है, ये हमारे पास सिंपल वी कैन से सिंपल बट सेमी कंडक्टर चिप होता है, जो कि मदरबोर्ड पे ही एम्बेड होता है। और ये हमारे पास मेन ही मेमोरी होती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और मेमोरी नहीं होती ये इंटरनली, जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करे। रैंडम मीन्स एनी लोकेशन ऑन इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं से भी हम डेटा को फिच कर सकते हैं और कहीं पे भी हम डेटा को राइट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड मेन मेमोरी बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी यहाँ पर होते हैं, और डेटा भी यहाँ पर होती हैं। डेटा इन करंट यूज़ रिजाइड हेयर। इसका मतलब ये है कि अभी इस टाइम पे मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं जो सारा सब कुछ लिख रहा हूँ, ये जो अभी विंडोज़ ऑपरेट कर रहा है, इसके अलावा अगर मैं कोई वीएलसी प्लेयर प्ले कर लूँ या कोई ब्राउज़र वो ओपन कर लूँ, तो ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पर होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस रैम पर होते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो हमारे पास सी में जो विंडोज़ होती है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कहते हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं, विंडोज़ कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा होता है, वो सी ड्राइव में पड़ा होता है, हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। तो जब हम उसको ऑन कर लेते हैं कंप्यूटर को, तो रोम एक और मेमोरी होती है, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हो, एक प्रोग्राम होता है जिसको कहा जाता है बूट लोडर। तो वो बूट लोडर क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से या सी ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को पिक कर ले के कहाँ पे आ जाता है, रैम पे आ जाता है। तो जब रैम पे आ जाता है, तो रैम पे क्या करता है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, और हमारे पास जो कंप्यूटर है वो फंक्शन स्टार्ट करने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, तो वो जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, सी में वो फिर कहाँ जाता है, प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे चला जाता है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी रैम पे चले जाते हैं। तो जब हमने वीएलसी प्लेयर को प्ले करना होता है, तो उसके लिए जो आइकन क्रिएट होता है, उसको हम डबल क्लिक करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेन मेमोरी। और जो हमारी ऑन गोइंग प्रोसेस होती है ना, तो वो कौन करता है, वो रैम करता है।
So that's why it's called main memory, and these are accessed by the processor easily for processing. इसको क्यों मेन ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर इसको इजीली एक्सेस कर सकता है, एंड इट्स क्वाइट फास्ट देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस like CD-ROM, like USB, like external hard disk. So and CD-ROMs. That's why it is used as a main memory. But but other point is that RAM is volatile. For example, मैं अभी ये लैपटॉप ऑफ कर लेता हूँ तो दोबारा जब मैं ऑन कर लेता हूँ तो हमारे पास जो ये स्लाइड्स वगैरह है ये ओपन नहीं होंगी, क्योंकि रैम पे जो सारा डेटा है वो लॉस किया होगा. तो इसका मतलब है कि रैम क्या है, रैम वोलेटाइल है, उससे डेटा उड़ जाता है जब हम कंप्यूटर ऑफ कर लेते हैं. So this was all about random access memory.